हो सकता है हमारा हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बीता कल बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल अभी भी हमारे हाथ में है। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अवसर है। आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका। नई सुबह, नई किरणें, नई आशा, नई उम्मीदें और नए रास्ते, इन सब के साथ आपको सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीआरओ द्वारा निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने की सराहना। रक्षा मंत्री ने कहा, पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई क्षेत्र सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगी परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का करेंगी उद्घाटन। प्रोजेक्ट के तहत देश की सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज रहित बनाना उद्देश्य। राष्ट्रपति आयुष्मान भव अभियान वर्चुअल माध्यम से करेंगी इसकी शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा प्रजातंत्र की रक्षा और कानून का राज स्थापित करने में वकील समुदाय की सशक्त भूमिका। सब्जियों के दामों में नरमी के चलते महंगाई में आई कमी। खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 6.83% हुई। औद्योगिक उत्पादन में उछाल। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.7% बढ़कर 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा। सुपर 4 में मेजबान श्रीलंका को 41 रनों से हराकर भारत एशिया कप फाइनल में। कम स्कोर मैच में कप्तान रोहित ने जड़ा अर्धशतक, कुलदीप ने झटके 4 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सराहना की है। ये परियोजनाएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में काफी मदद करेंगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में एक हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी और कहा कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच ये सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 219 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा यह हवाई क्षेत्र लड़ाकू विमानों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र में से एक होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2,941 करोड़ रुपए की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जा रहा है। परियोजनाओं में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुरंगें, हवाई क्षेत्र, हेलीपैड, सड़कें और पुल शामिल हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 सम्मेलन की सफलता देश में नहीं विश्व भर में सराही जा रही है। इस सम्मेलन को सफल बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रधानमंत्री मोदी ने कल मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से G20 शिखर सम्मेलन के अनुभवों पर चर्चा के लिए मुलाकात की। इसके बाद वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों सहित सभी स्तर के कर्मचारियों से मिलने और बातचीत करने के लिए अचानक सुषमा स्वराज भवन पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उनसे उनके G20 अनुभव पर हम बात कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रविवार को समाप्त हुआ और इसे काफी हद तक बेहद सफल माना जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक ने यूक्रेन में युद्ध सहित कई मुद्दों पर एक सर्वसम्मत संयुक्त बयान दिया और बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के सागर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बीपीसीएल नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बीना रिफाइनरी में आधुनिक
पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। 49,000 करोड़ रुपए के निवेश से बुंदेलखंड के समूचे क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली लाई जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत बीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे 2,200 किलो टन पेट्रोकेमिकल से अधिक उत्पादन होगा। ये परियोजना 5 वर्ष में पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान वो आज गुजरात विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाली हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक मिशन मोड परियोजना है, जिसके तहत देश की सभी विधायिकाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने का टारगेट है। विधानमंडलों को डिजिटल बनाने के लिए इसे वन नेशन वन एप्लीकेशन की थीम पर विकसित किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउसेज के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी है, जिससे वो राज्य सरकार के विभागों के साथ डिजिटल मोड में सूचना के आदान प्रदान सहित पूरा गवर्नमेंट बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से करने वाली हैं। ये अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण कवरेज प्रदान करना है। इस अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान मेले और हर गांव तथा पंचायत में आयुष्मान सभाएं। ये पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में आदर्श बदलाव का प्रतीक भी है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए उनके अधिकार की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करके हम विश्व के भविष्य की रक्षा करते हैं और इसे अधिक उज्जवल और समृद्ध बनाते हैं। देश की विविधता को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पादपों की 45,000 से अधिक किस्में हैं और विभिन्न तरह के मसाले हैं। इनका संरक्षण करके हम न केवल मानवता की रक्षा करेंगे, बल्कि समूचे विश्व की भी रक्षा करेंगे। कार्यक्रम में विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञों ने भागीदारी की। भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने भारत को खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडे के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में योगदान दिया है। इस बीच हम बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रजातंत्र की रक्षा में और कानून का राज स्थापित करने में वकील समुदाय की सशक्त भूमिका है। वो कल राजस्थान के भरतपुर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों की विरासत है और सरकार इसमें बदलाव कर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इनकी जगह आ रहे नए कानून नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और न्याय दिलाने में वकीलों के काम को और भी सार्थक करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जिस देश में न्याय देने की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो प्रजातंत्र फलेगा फूलेगा नहीं।
उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि धारा 370 हटने से कश्मीर के विकास का रास्ता खुल गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज कई क्षेत्रों में दुनिया को राह दिखा रहा है। दुनिया के नेता कहते हैं कि भारत में यह करिश्मा कैसे है कि दुनिया का करीब 50% हिस्सा डायरेक्ट ट्रांसफर का सीधा पैसा आपके अकाउंट में आए वो हिंदुस्तान में है। फ्रेंड्स, इन 2022 इंडियाज डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस वर मोर देन दैट ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी मल्टीप्लाइड बाय 4। यह कभी सोचा नहीं था। उपराष्ट्रपति ने भरतपुर यात्रा के दौरान मंदिर जाकर श्री लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि त्याग, तप और वीरता की मूर्ति प्रभु लक्ष्मण सभी को आत्मबल प्रदान करे और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। यही प्रभु से प्रार्थना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो मंगलवार को भरतपुर में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि जीवन में कभी भी तनाव न लें, तनाव मुक्त रहें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। हमारी सभ्यता 5000 वर्ष से भी पुरानी है। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां दुनिया हमारा लोहा मान रही है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की छवि बिगाड़ने में, देश को और हमारी संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए, उसे कलंकित करने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। डोंट मेक सिटीजन्स पैरासाइट्स, डोंट मेक देम डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट लार्जेस्ट। जो भी आपको पैसा देता रहेगा उसका नतीजा पता है क्या है? यहां पर जो इकोनॉमिक्स के कोई स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सड़क, अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवेज, उनमें खर्चा कम होगा और उस व्यक्ति के पास पैसा जाएगा जो उसको ताकत नहीं देगा, उसको कमजोर करेगा। आज के दिन हर सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में इस बात का खास ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर पीपल, वी मस्ट नॉट ल्यूर पीपल। हम उनको उनकी पॉकेट के माध्यम से कुछ देकर आकर्षित कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमें नवाचार के लिए लीक से हटकर सोचना पड़ेगा और इसके अद्भुत परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आज कृषि तकनीक में बदलाव से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने किसानों से तकनीकी को अपनाने का आह्वान भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में सरकार की नीतियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि उन नीतियों का फायदा हर कोई ले सकता है। आपको सिर्फ रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने राजस्थान के सामुदायिक नेताओं से भी बातचीत की। दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कितना ज्यादा है। वहां पर हमारा सीना फूल जाना चाहिए जब इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने 4 दिन पहले ही कहा है कि भारत ने डिजिटल एडॉप्शन में जो काम 6 साल में किया है वो 50 साल में भी मुश्किल था। अंदाजा लगाइए ये उपलब्धि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना डिजिटल डायरेक्ट ट्रांसफर 2022 में अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी में हुआ, भारत में उसका 4 गुना हुआ।
ये कोई सोच सकता है क्या? इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में किसान छात्रावास का शिलान्यास भी किया। सब्जियों के दाम में नरमी से खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त में घटकर 6.83% पर आ गया है। हालांकि ये अब भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्च स्तर यानी 7.44% पर पहुंच गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त महीने में 9.94% रही, जो इससे पिछले महीने जुलाई में 11.51% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल अगस्त में 7% थी। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने नरम हुई है, लेकिन ये अब भी आरबीआई के संतोषजनक दायरे के ऊपर है। केंद्रीय बैंक को 2% घटबढ़ के साथ महंगाई दर को 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है और आरबीआई उसी तरफ लगातार काम कर रहा है। इस बीच औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इस वर्ष जुलाई में 5.7% तक बढ़ गया है। ये जून 2023 में 3.7% था। जुलाई 2022 में ये आंकड़ा 2.2% था। जुलाई 2023 में विनिर्माण क्षेत्र में 77% का उछाल आया है और मूल धातु क्षेत्र में 12.8% की बढ़त हुई है। खान क्षेत्र का उत्पादन 10.7% तक बढ़ गया है और विद्युत ऊर्जा में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर के दर्शन और तनोट विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मीडिया संदेश में कहा कि जैसलमेर में आस्था और श्रद्धा के पावन धाम रामदेवरा मंदिर में बाबा रामदेव जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं से भी उन्होंने संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसलमेर में तनोट विजय स्तंभ पर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि तनोट की ऐतिहासिक माटी पर हमारे वीर जवानों के शौर्य की अनेक अप्रतिम गाथाएं अंकित हैं। यहाँ की यात्रा मेरा सौभाग्य है। भारतीय वायुसेना इन दिनों मिस्र में 34 देशों के चल रहे ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है। इस दौरान भारत के IL-78 टैंकर ने हवा में उड़ते MiG-29M में फ्यूल भरने का कारनामा दिखाकर सबको हैरान कर दिया। हम आपको बता दें कि मिस्र में 34 देशों का एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास अपने अंतिम चरण में है और इस अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले देशों की सेनाओं ने हवा में और भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। सैन्य अभ्यास हम आपको बता दें कि 14 सितंबर को समाप्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उस सैन्य अभ्यास की है जिसमें 34 देश शामिल हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भारत के IL-78 टैंकर की है जो कि MiG-29M में हवा में ही फ्यूल कैसे भरा जाता है वो दिखा रहा है। इसके अलावा इस अभ्यास में जिसमें 34 देश शामिल हैं, अलग अलग देशों के सैनिकों ने हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबको चौंका दिया। और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत ने एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुपर 4 मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को 41 रनों से भारत ने हरा दिया। श्रीलंका को लगातार 13 वनडे जीतने के बाद ये
हार मिली है। एशिया कप सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर मेजबान श्रीलंका को 41 रनों से हराया। कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। हम बता दें, इस जीत के साथ ही टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 41.3 ओवर में 172 रन ही बनाए। श्रीलंका के 20 वर्षीय ऑलराउंडर दुनित वेलालागे ने 5 विकेट लिए। साथ ही श्रीलंका के लिए 42 रनों की नाबाद बेशकीमती पारी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। हम बता दें कि सबसे ज्यादा लगातार वनडे जीत के मामले में श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पर है। 21 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। और विशेष बात यह है कि लगातार सर्वाधिक एक दिवसीय मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की जीत का रथ भी भारत ने ही रोका था और अब श्रीलंका के लगातार जीत के अभियान को भी भारत ने ही थामा है। और अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन आज्ञा लेने से पहले आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 13 सितंबर साल 1929 को यतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वे 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वे प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बापू को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास ने आज ही के दिन स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 13 सितंबर साल 1759 को क्यूबेक की लड़ाई हुई। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, सैक्सोनी, रूस और स्पेन का गठबंधन था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रशिया और हनोवर का गठबंधन। औपनिवेशिक काल में वह युद्ध भारत और यूरोप में लड़ा गया। इसी वजह से इसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। उस समय फ्रांस पर यूरोप में फ्रेडरिक द ग्रेट और उसके प्रशिया सेनाओं का कब्जा था। ब्रिटेन ने व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांस को नष्ट करने के लिए इस युद्ध में भाग लिया था। इसे अब्राहम के मैदानों की लड़ाई भी कहा जाता है। 4 साल तक चला यह युद्ध 1763 में फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ।